हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा और आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और टॉपिक का नाम है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव्स का पार्ट है। मैंने डेरिवेटिव्स के वीडियो में ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया था कि डेरिवेटिव होता क्या है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, क्योंकि उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो इस टॉपिक को समझना थोड़ा और ही आसान हो जाएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक डेरिवेटिव का पार्ट है, एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है ये डेरिवेटिव। इसकी वैल्यू डिराइव की जाती है किसी अंडरलाइंग एसेट से। कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से इसकी वैल्यू डिराइव की जाती है। जो वैल्यू डिराइव होती है उसको बोलते हैं डेरिवेटिव्स। और डेरिवेटिव्स मैंने बोला था कि डेरिवेटिव्स के 4 पार्ट्स होते हैं। पहला फॉरवर्ड होता है, दूसरा फ्यूचर होता है, तीसरा ऑप्शंस होता है, फोर्थ होता है स्वैप। तो आज डिस्कस करेंगे इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में और इसको बिल्कुल आसानी से समझ लेंगे। आप इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखें। आपका जो भी कन्फ्यूज़न होगा मुझे लगता है इस वीडियो के बाद सारा क्लियर हो जाएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते किसको है, पहले ज़रा इसका डेफिनेशन को समझते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टीज़। तो क्या है ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट? एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है 2 पार्टी के बीच में, ठीक है। सो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ ए कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन 2 पार्टी to buy or sell an asset at a specified price on the future date। जरा इस डेफिनेशन को थोड़ा थोड़ा समझते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या है? एक कस्टमाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट है। किसके बीच में भाई? 2 पार्टी के बीच में है। पार्टी ए है और पार्टी बी है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये किस चीज़ के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है? तो असेट को बाय और सेल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है। आप ऐसा समझो, कोई एक पार्टी ए है, दूसरा पार्टी बी है। कोई एक असेट है, अभी असेट के बारे में उसको स्पेसिफाई नहीं कर सकते। असेट कुछ भी हो सकता है, शेयर हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो एक असेट है, उसको पार्टी ए बाई करना चाहती है तो पार्टी बी जो है सेल करना चाहती है। इसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है और ये कस्टमाइज्ड है। कस्टमाइज्ड बोलने का मतलब हुआ ये ओवर द काउंटर है। इसके बीच में कोई और भी पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, बस पार्टी ए इन्वॉल्व है और पार्टी बी इन्वॉल्व है। बस इन दोनों के बीच में ही अग्रीमेंट होता है, इसमें कोई तीसरी पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती है। तो अभी ये जो बाई और सेल हो रहा है इसके लिए कोई तो प्राइस डिटरमिन होगा। तो इसके लिए क्या लिखा है कि टू बाई एन एसेट एट ए स्पेसिफाइड प्राइस। कोई एक प्राइस फिक्स होता है इन दोनों के बीच में। ए और बी के बीच में जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो बात बनती है, ए और बी दोनों अग्री होते हैं कि चलो, ए बोलता है मैं 100 रुपीज़ में बाई करूँगा, तो बी बोलता है ठीक है मैं 100 रुपीज़ में उस एसेट को सेल करूँगा। तो एक स्पेसिफाइड प्राइस हो गया। अभी लेकिन ये जो प्राइस है ऑन द फ्यूचर डेट, मतलब प्राइस अभी फिक्स हो रहा है, लेकिन जो असेट की डिलीवरी होगी या असेट जो दिया जाएगा, अभी जो ए चूँकि खरीद रहा है बी से और बी जो असेट दे रहा है ए को, तो जो पैसा अभी फिक्स हो गया है, प्राइस अभी फिक्स हो गया है, लेकिन ये जो डिलीवरी होगी वो होगी करीब 2 महीने के बाद, किसी फ्यूचर डेट पे, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद। यानी जो ए है जो बाई करना चाहता है उस असेट को, वो 2 महीने या 3 महीने के बाद, जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट, समझो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तो उस तीसरे महीने में ये जो आज जो प्राइस फिक्स हुआ है ये 100 रुपीज़, इस 100 रुपीज़ पे उस असेट को वो बाई करेगा और जो बी है उस असेट को वो देगा इसको 100 रुपीज़ पे। ये दोनों के बीच में ऑब्लिगेशन है, ये दोनों इससे मुकर नहीं सकते। ना तो ए मुकरेगा कि नहीं मैं 100 रुपये से कम में लूँगा, 100 रुपया उसको देना ही पड़ेगा, और बी भी नहीं मुकरेगा, 100 रुपया जब ये देगा तो उसको असेट देना पड़ेगा। अभी ये क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको ही बोलते हैं क्या? फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अभी जिस प्राइस पे वो बाई कर रहा है उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस, और जो प्राइस उस असेट का जब 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, तीसरे महीने जो प्राइस आएगा उसको बोलते हैं फॉरवर्ड प्राइस। अभी ये समझते हैं कि ये जो ए बंदा है और बी जो है बाई सेल करना क्यों चाहता है। अभी ये बस बाई और सेल इसके लिए करना चाहते हैं क्योंकि वो रिस्क को हेज करना चाहते हैं। क्योंकि अभी मैंने क्या बात की, एक असेट है, कोई भी एक ऐसा असेट है, उसके प्राइस में वोलेटिलिटी आती रहती है, प्राइस ऊपर नीचे होते ही रहता है। तो उस प्राइस के वोलेटिलिटी को मिटिगेट करने के लिए, कम करने के लिए, रिस्क को कम करने के लिए ए भी चाहता है कि मैं आज ही उसका प्राइस फिक्स कर दूं, और बी भी चाहता है कि नहीं चलो आज ही मैं उसका प्राइस फिक्स कर लेता हूं, बाद में पता नहीं वो कम होगा ज़्यादा होगा, उस वोलेटिलिटी को मिटिगेट करने के लिए। तो अभी क्या हो सकता है, इसमें 2 कंडीशन हो सकता है।
एक कंडीशन ये हो सकता है कि जो असेट का प्राइस आज जो फिक्स हुआ है 100 रुपीज़, उसका प्राइस हो सकता है 3 महीने के बाद जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो ज़्यादा हो सकता है, या तो 3 महीने के बाद उसका कम हो सकता है। आप ज़रा समझते हैं कि ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट कैसे हुआ। अभी देखो, कोई एक असेट है, उस असेट से जो वैल्यू डिराइव हो रही है, यहाँ पे वैल्यू जो डिराइव हो रही है वो क्या हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना है वो कॉन्ट्रैक्ट ही डेरिवेटिव है। क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो साइन किया इन दोनों ने मिलकर, जो अग्रीमेंट हुआ है, वो उसका जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करता है, वो अंडरलाइंग एसेट पे डिपेंड करता है। अगर उस अंडरलाइंग एसेट का प्राइस बढ़ेगा तो इस कॉन्ट्रैक्ट का जो साइन हुआ है उसका भी प्राइस बढ़ेगा। अगर इसका प्राइस कम होता है तो इस कॉन्ट्रैक्ट का भी वैल्यू कम हो जाएगा। तो ये डेरिवेटिव हुआ, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ डेरिवेटिव हुआ, और जिस असेट की बात हो रही है वो हुआ असेट, अंडरलाइंग असेट। अभी ज़रा समझते हैं कि इसको सेटल कैसे करते हैं। जब तीसरा महीना आ जाएगा तो ये जो असेट है, जो बाई और सेल ए और बी के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हो, इसका सेटलमेंट कैसे होगा। इसका सेटलमेंट दो तरीके से हो सकता है। पहला सेटलमेंट हो सकता है कि फिजिकल डिलीवरी हो जाए, जिस एसेट की बात हुई है, जो बी जो है चूँकि वो सेल कर रहा है तो वो बी ए को वो एसेट डिलीवर कर देगा और उसके एवज में ए जो है उसको 100 रुपीज़ दे देगा। ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि उसका कैश सेटलमेंट हो जाए। ये तो फिजिकल सेटलमेंट हुआ। दूसरा होता है कैश सेटलमेंट। कैश सेटलमेंट मतलब क्या हुआ कि सपोज़ ये जो असेट का जो प्राइस अभी 100 रुपीज़ जो स्पॉट प्राइस फिक्स हुआ है, फ्यूचर में आप समझो कि उसका प्राइस हो जाए 200 रुपये। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हुआ वो क्या हुआ, 100 रुपीज़। यानी जो बायर था उसको कितना 100 रुपीज़ का फ़ायदा हुआ और सेलर को 100 रुपीज़ का लॉस हुआ। क्योंकि अभी क्या करेगा बायर, जो सेलर है उसको तो वो उसका ऑब्लिगेशन है कि उसको असेट देना है, तो क्या करेगा वो 200 रुपीज़ में कहीं मार्केट से खरीदे। चूँकि मार्केट का वैल्यू अभी 200 रुपीज़ है तो उसको 200 रुपीज़ में ख़रीदना होगा और वो ए को देगा 100 रुपये में ही। चूँकि इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना है, पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया। ये बात को आप समझ रहे हैं। तो ये ऑब्लिगेशन है। तो अभी क्या करेगा, कैश सेटलमेंट में क्या होता है कि वो फिजिकल डिलीवरी नहीं करके जो डिफरेंस है इन दोनों का, स्पॉट प्राइस और फॉरवर्ड प्राइस। स्पॉट प्राइस क्या है, वो जो पहले स्पेसिफाइड प्राइस था, फिक्स जो हुआ था, और जो फॉरवर्ड प्राइस का जो 3 महीने के बाद जो उसका प्राइस आया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो बस पे कर देगा और बात ख़त्म हो गई। अभी ए को अगर बाई भी करना है तो वो मार्केट से बाई कर लेगा। सपोज़ 200 रुपये है तो 200 रुपये में वो बाई करेगा। 100 रुपीज़ तो उसको ऑलरेडी प्रॉफिट हुआ, तो उसको रियली में तो वो 100 में ही बाई किया। और अगर ये जो बंदा बी है, ऐसे फिजिकल सेटलमेंट में क्या होता है, वो 200 में मार्केट से बाई करता, फिर उसको वो देता, तो उसको भी कितना 100 रुपीज़ का लॉस होता, क्योंकि मिला तो उसको 100 रुपीज़ ही ऐसे। तो क्या होता है, दो तरीके से होता है। एक होता है फिजिकल डिलीवरी, दूसरा होता है कैश सेटलमेंट। अभी ज़रा बात समझते हैं इसको एक दो एग्जाम्पल से, तब थोड़ा और क्लैरिटी आएगी। अभी पहला लेते हैं, कोई एक वीट प्रोड्यूस करने वाला कोई एक फार्मर है। उसको लगता है कि 3 महीने के बाद मैं अपनी फसल ये वीट का हार्वेस्टिंग करूँगा। उसको चिंता हो रही है कि पता नहीं वीट का प्राइस आगे जाके क्या होगा। तो इस चिंता में वो जाके इसके वीट के मर्चेंट से बात करता है कि भाई मैं चाहता हूँ कि वीट जो 3 महीने के बाद जो प्रोड्यूस होगी मैं आपको सेल करूँ एक स्पेसिफाइड प्राइस पे। जो अभी जो मार्केट प्राइस है वो है समझो कि 30 रुपीज़ पर केजी। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, वो 30 रुपीज़ पर केजी है। इन दोनों में तो जो फार्मर और मर्चेंट के बीच में अग्रीमेंट होता है कि चलो 30 रुपीज़ पे मैं डन करता हूँ कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक बना लेते हैं कि चलो भाई ये फ्यूचर में 3 महीने के बाद मैं वो 30 रुपये में, यहाँ पे बायर कौन है, बायर है मर्चेंट, और सेलर कौन है यहाँ पे, फार्मर। तो फार्मर जो वीट जो प्रोड्यूस होगा उसको वो डिलीवरी कर देगा और उसके एवज में 30 रुपीज़ पर केजी से जितना भी वो वीट वहाँ पे डिलीवर करेगा 30 रुपीज़ पर केजी से उसको पैसे मिल जाएंगे। अभी दो कंडीशन हो सकता है कि जब वो 3 महीने के बाद वीट का प्राइस हो सकता है कम हो जाए। तो अगर वो कम हो जाएगा वीट का प्राइस तो क्या होगा, इसमें फार्मर को फ़ायदा है क्योंकि उसने तो 30 रुपीज़ में डन किया। सब समझो कि 25 रुपीज़ हो गया वीट का प्राइस लास्ट में। तो जब फार्मर को अभी अगर वो बेचता मार्केट में तो उसकी प्राइस 25 रुपीज़ होती है।
अभी मैं 3 महीने बाद की बात कर रहा हूँ, लेकिन चूंकि उसने 3 महीने पहले ही डील कर लिया 30 का, तो उसको 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 5 रुपीज़ पर केजी का। और यहाँ पे जो लॉस है वो 5 रुपीज़ पर केजी किसको हो रहा है? मर्चेंट को हो रहा है। और अगर जो वीट का प्राइस 30 था 35 हो जाता है, तो यहाँ पे 5 रुपीज़ का लॉस फार्मर को है, क्योंकि अभी अगर वो मार्केट में सेल करता तो उसका प्राइस 35 मिलता। तो ये जीरो सम गेम है, मतलब एक पार्टी को प्रॉफिट होगा तो दूसरे पार्टी को लॉस होगा। इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है बिल्कुल कस्टमाइज्ड होता है, मतलब दो पार्टी के बीच में ही होता है, बीच में और कोई नहीं आता है। एक दूसरा एग्जांपल और लेते हैं। समझो एक है कोई गोल्ड का मर्चेंट और एक दूसरा है गोल्ड का इंपोर्टर। गोल्ड के मर्चेंट को लगता है कि मुझे 3 महीने के बाद 1 केजी गोल्ड की ज़रूरत पड़ेगी। वो चाहता है कि आज जो गोल्ड का प्राइस है, समझो आज गोल्ड का प्राइस है 50,000 पर 10 ग्राम, तो वो चाहता है इसी प्राइस पे मैं जो इम्पोर्टर है उससे डील कर लूँ। अभी इम्पोर्टर भी सोचता है कि नहीं, ये इसकी प्राइस में तो वोलेटिलिटी रहती है और मुझे लग रहा है कि आगे जाके इसके प्राइस में इसका प्राइस डाउन ही होने वाला है। तो जो मर्चेंट है गोल्ड का, उसको लग रहा है कि नहीं प्राइस बढ़ सकता है, और इसका जो थॉट प्रोसेस है इम्पोर्टर का, उसको लगता है नहीं प्राइस नीचे होगा, तभी तो वो डील होगा ना। तो इन दोनों के बीच में डील होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको बोलेंगे डेरिवेटिव्स। और यहाँ पे असेट क्या हो गया? गोल्ड। पहले वाले केस में वीट फार्मर वाले में क्या था? वीट जो था वो कमोडिटी, वो था असेट, और जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था वो था क्या? डेरिवेटिव्स। तो इस गोल्ड वाले केस में गोल्ड जो असेट है इसका डेरिवेटिव्स है, उसके बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। अभी समझो कि जब 3 महीने के बाद जब गोल्ड का प्राइस सपोज 55,000 हो गया, तो यहाँ पे जो मर्चेंट है उसको फ़ायदा हुआ, क्योंकि उसने 50 पे ही डील करके रखा है, उस गोल्ड इंपोर्टर को देना ही पड़ेगा 50 के रेट पे। और अगर उसका प्राइस सपोज 45 हुआ, तो इस गोल्ड मर्चेंट को बाई करना पड़ेगा ही 50,000 पर 10 ग्राम पे, क्योंकि इसका ऑलरेडी डील पहले ही डिसाइड हो गया है, चूँकि स्पेसिफाइड प्राइस पे, जो मैंने जो डेफिनेशन से समझाया था। तो यही होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन एक इसमें प्रॉब्लम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है, इसमें कोई एक थर्ड पार्टी नहीं होता, एक कोई रेगुलेटर नहीं होता है। अगर समझो इसमें क्रेडिट डिफ़ॉल्ट का रिस्क होता है, अगर समझो पार्टी ये हर पार्टी भी, अगर इम्पोर्टर कल मुकर जाए कि नहीं मैं नहीं देने वाला हूँ, अभी 55 हो गया है, मैं नहीं देने वाला हूँ, या तो हो सकता है अब कम हो जाए, सपोज़ भाव अगर ज़्यादा बढ़ जाए, मतलब जिसको लॉस हो रहा है अगर वो मुकर जाता है उस समय, तो क्रेडिट रिस्क है ना इसमें। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्रेडिट रिस्क का। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इसका सेटलमेंट बस वो जिस डेट पे फिक्स हुआ है फ्यूचर डेट पे, उसी डेट को होगा। पहले अगर सेटलमेंट आप करना चाहते हैं तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे बस 2 ही पार्टी इन्वॉल्व है। दूसरे फ्यूचर, अब जब आगे आप इसका एक्सटेंडेड वर्जन है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, उसमें क्या होता है पहले बीच में भी आप कॉन्ट्रैक्ट से निकल सकते हो या एंटर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी पार्टी इन्वॉल्व है वहाँ पे। तो यहाँ पे दूसरा प्रॉब्लम यही है कि आप पहले सेटलमेंट करके अपना पैसा लेना चाहते हो या प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो नहीं कर सकते। आपको उसी स्पेसिफाइड डेट पे ही, जिसको बोलते हैं एक्सपायरी डेट, ठीक है, जो डेट जिस डेट पे वो एक्सपायर हो रहा है जो कॉन्ट्रैक्ट, उसी डेट पे ही आपको वो सेटलमेंट करना होता है। तो ये था टोटल कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड का। तो मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट को, फॉरवर्ड के कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ के होंगे। मुझे नहीं लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम होगा। अगर फिर भी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम लग रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं 100% कोशिश करूँगा कि मैं उसको सॉल्व करूँ। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरा एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करें, अगर आपको ये अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब करें। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।